Hello everybody, I am Bharat Sharma. Welcome you all to my YouTube channel Bharat Pada. Today we will be learning about ray diagrams. But ये समझने से पहले कि रे डायग्राम्स क्या होते हैं, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक दिया है, YouTube वीडियो लिंक, जहां पर यही रे डायग्राम्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है। मैं चाहता हूं कि आप वो वीडियो पहले देखें ताकि आप उस वीडियो से एक अंडरस्टैंडिंग बना पाए, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, एंड देन यू मूव ऑन टू माय वीडियो। ठीक है, आई होप कि आपको वो एक्सपेरिमेंटल यूट्यूब वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अब आपने प्रैक्टिकली देख लिया है, अब हम लोग थ्योरेटिकली भी ये चीज समझ लेते हैं कि डिफरेंट पोजीशंस पे अगर एक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो कैसी इमेजेस बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले रे डायग्राम बनाने से पहले हमें कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे कि रे कैसे मूव करती है। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्केव मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। इधर पे 4 रूल्स हैं और यही चारों रूल्स एज इट इज अप्लाई होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। तो रूल 1 क्या कहता है? व्हाट इज रूल 1? रूल 1 बोलता है कि अगर एक कॉन्केव मिरर है और उस ऑब्जेक्ट से एक रे पैरेलल आ रही है कॉन्केव मिरर के ऊपर, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। इट विल पास थ्रू फोकस। ठीक है, आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में ये सब बता ही दिया कि सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ इज फोकस, यहां पर पी होता है, पी इज पोल। ठीक है, तो रूल 1 क्या कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट से पैरेलली एक रे आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी। ये तो कॉन्केव मिरर का केस है, कॉन्केव मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर का केस में क्या होगा? अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो कोई भी लाइन अगर पैरेलली मिरर के ऊपर आ रही है तो इट विल डाइवर्ज, क्योंकि इसका तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर साइड है। डाइवर्ज होने के बाद इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों पीछे होता है। तो रूल क्या कहता है? रूल 1 कॉन्वेक्स मिरर के लिए कि अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है एंड इट इज रिफ्लेक्टिंग बैक फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद, डाइवर्ज होने के बाद इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। देखो, फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ये तो रूल 1 है। अब रूल 2 क्या कहता है? देखो, रूल 2 बहुत सिंपल है। इसी का अपोजिट मान लो, अगर एक कॉन्केव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो रूल 2 बोलता है कि अगर फोकस से कोई रे जा रही है, इफ एनी रे इज पासिंग थ्रू फोकस F, then it will go parallel to the principal axis। देखो, ये पैरेलल जा रही है। एंड यही अपोजिट आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखिए। अगर कॉन्वेक्स मिरर ऐसा है, इफ एनी रे, इसका फोकस यहां होता है ना, इफ एनी रे is appearing to pass through focus, then it will go parallel to the principal axis। तो ये आएगी ऐसे तो जाएगी ऐसे। ठीक है, यहां पर ये ऐसे जा रही है और यहां पर ये आई ऐसे। इट इज appearing to come towards focus and passing parallel to the principal axis। this is P, this is C। अच्छा, रूल 3 क्या कहता है? रूल 3 बोलता है कि अगर एक कॉन्केव मिरर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर है, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो इट विल गो बैक एंड पास टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वो स्ट्रेट लाइन में वापस चली जाएगी, जैसे ये। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ऐसा ही होगा। इफ एनी रे इज appearing to pass through focus, so it will go back from here। ठीक है, ये देखो ऐसे आई, it appears to pass through center of curvature, सॉरी, तो ये वैसे ही चली जाएगी वहां पर। अच्छा, रूल 4 इससे भी इजी है।
रूल 4 क्या कहता है, कॉन्केव मिरर के लिए कोई भी रे अगर पोल पे आ रही है, पोल पे, तो वो पैरेलल प्लेन मिरर का जो रूल होता है ना कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो फॉलो करके वापस चली जाएगी। तो यहाँ देखो, यहाँ पर नॉर्मल ये है, प्रिंसिपल एक्सिस को नॉर्मल कंसीडर करके ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये होता है सेम, यहाँ पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस को नॉर्मल कंसीडर किया गया है, और ये इंसिडेंट रे एंड ये रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ फॉलो होता है, तीनों एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं। सेकंड लॉ क्या कहती है, नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम पॉइंट। तो यहाँ पर सेम पॉइंट क्या है, वो पोल है। ठीक है, तो ये चारों रूल्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम बनाने के लिए। बट रे डायग्राम बनाने के लिए इन चारों में से सिर्फ हमें दो रूल चाहिए। आप चारों में से कोई भी दो अप्लाई करोगे तो आपको रे डायग्राम आ जाएगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट या थर्ड यूज करना है या सेकंड या फोर्थ यूज करना है, आप चारों में से कोई भी यूज कीजिए दो, तो आपको रे डायग्राम आ जाएगा। अब आप पूछोगे कि दो क्यों चाहिए, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट इमेज बनाने के लिए वी हैव टू इंटरसेक्ट टू रे, पर अगर दो रे नहीं होंगी तो हम बना ही नहीं पाएंगे, तो सिंगल से तो काम नहीं चलेगा, तो इसलिए दो चाहिए हमें। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये रूल समझ में आ गए हो। आप रे डायग्राम्स जितने भी हैं बुक्स में, एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक में, वो एक बार देखिए और इस टेबल को देखिए। ठीक है, फिर हम लोग समझते हैं कि कैसे बनता है एक एक रे डायग्राम, कैसे बनता है। ठीक है, ठीक है, रूल समझने के बाद हम लोग अब प्रैक्टिकली बनाते हैं ये कैसे बनता है रे डायग्राम। फर्स्ट कंडीशन हमारी है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो हमारी इमेज कहां पर बनेगी, उसका नेचर क्या होगा। अभी आप मानिए कि ऑब्जेक्ट हमारी इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी मतलब बहुत दूर। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो रूल वन क्या कहता है कि कोई भी रे अगर पैरेलल आ रही है तो इट विल पास थ्रू फोकस। तो देखो हम लोग फोकस से पास कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही इस ऑब्जेक्ट के नीचे वाले हिस्से से भी कोई ना कोई रे आ रही होगी, तो वो भी फोकस से पास होगी। तो हमारी जो इमेज है वो बनेगी फोकस पे, यहाँ पर इमेज बनेगी। ठीक है, एट एफ पर ऑब्जेक्ट बड़ी है, इमेज तो हमारी पॉइंट साइज इतनी छोटी, तो रूल वन के हिसाब से एट इंफिनिटी जब होता है तो हमारी इमेज पोजीशन फोकस पे होती है, और इमेज की साइज क्या होती है, बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश, डिमिनिश मतलब छोटी, एंड पॉइंटेड साइज, बहुत पॉइंटेड। ठीक है, इसका एक अच्छा एग्जांपल ये है कि आपने वो एक्सपेरिमेंट किया था, किसी भी कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सूरज से रेज को एक पेपर पे फोकस करते हैं। तो सूरज को इंफिनिटी कंसीडर, एट इंफिनिटी कंसीडर करके वी कंसीडर ऑल द पैरेलल रेज, पैरेलल रेज आती है और फोकस पे वो स्पॉट बनाते हैं सन का, हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंटेड। इतना ज्यादा फोकस होता है सन का कि उधर पे हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये वो कंडीशन है, और इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। रियल और इन्वर्ट, रियल एंड आपको मैंने वर्चुअल इमेजेस के बारे में पहले बताया। रियल इमेज वो होती है जो किसी भी स्क्रीन पे हम लोग डाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एफ पे बन रही है, आप पेपर को सन की रेस को फोकस करके इमेज बना सकते हैं ना, तो इसलिए वो रियल इमेज है। ठीक है, और इन्वर्टेड मतलब आप सीधी ऑब्जेक्ट है तो वो उल्टी हो जाती है, अगर ऐसे है तो ये ऐसे हो जाती है, पर वो इतनी छोटी है कि पता ही नहीं चलता सीधी है कि उल्टी। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है, बियॉन्ड सी, अगर हम लोग कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, मान लो यहां पर रखा। ठीक है, तो रूल वन क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर रे आ रही है तो इट विल पास थ्रू फोकस, तो फोकस से पास हुआ। ठीक है,
सेकंड, आप कोई भी रूल फॉलो करो, थर्ड रूल फॉलो करते हो। थर्ड रूल क्या बोल रहे हैं कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे जा रही है तो इट विल गो बैक इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये यहां से आई। आपको एग्जाम में अगर रे डायग्राम बनाने के लिए आता है तो आपको एरो से डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको मार्क्स काट सकते हैं आपके टीचर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने कौन से रूल फॉलो किए, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3, कि अगर एक लाइन, एक रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास होगी। और रूल नंबर 3 क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन अगर पास हो रही है रे तो इट विल गो बैक इन द सेम डायरेक्शन। हमने डायग्राम बना दिया, बट मैं आपको एक बात बोली थी कि चारों में से कोई दो, तो अब मैंने ये दोनों यूज किया, मैं कुछ और यूज करके देखता हूँ। देखो अभी मैं ये वाला रूल नहीं फॉलो कर रहा, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरा वाला रूल फॉलो कर रहा हूँ। दूसरा रूल कौन सा है, अगर यहाँ पर सी है, मैं ये वाला रूल फॉलो कर रहा हूँ कि अगर कोई भी लाइन, कोई भी रे फोकस से पास होती है तो इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो भी इधर ही बन रही है, सी और एफ के बीच में। और अगर एक और रूल देख लो कि फोर्थ रूल, अगर कोई भी लाइन पी पे टच हो रही है तो इट विल गो बैक इन दिस डायरेक्शन, तभी भी इधर ही बन रहा है। तो तीनों केस में अगर सी के पीछे रखा है तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगा। देखो हमारा सी एंड एफ के बीच में बन रहा है, और ऑब्जेक्ट जो है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसकी इमेज छोटी हो जाएगी। यहाँ देखो थोड़ी बड़ी है, यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो छोटी है। और सिंस दो रेज लिटरली दे आर इंटरसेक्टिंग, therefore they are forming real image and direction उल्टा हो गया, इसमें इन्वर्टेड। ठीक है, तो आप ये दोनों आई होप समझ में आ गया हो। ठीक है, आप नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग थर्ड कंडीशन में आते हैं। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमारी इमेज कहां पर बनती है, हम लोग वो चेक करते हैं। देखो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, यहां पर। अब रूल 1 के हिसाब से अगर कोई भी लाइन या रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की तो इट विल पास फ्रॉम फोकस, तो रूल 1 फॉलो कर लिया। अब रूल 2 क्या है, अगर कोई भी लाइन फोकस से जा रही है तो इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट यहाँ पर हो रही है, तो हमारी जो इमेज होगी वो यहाँ पर बन रही है। इमेज मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, इमेज देखो यहाँ पर बन रही है, ठीक है। और ये है पॉइंट सी। डायरेक्शन में आपको देना पड़ेगा एग्जाम में भी, ऐसा मैंने पहले बता दिया, ठीक है। तो देखो ये दोनों रूल फॉलो करके हमने ये इमेज बनाया। अब इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर है, ठीक है। तो इमेज साइज इज सेम एज द ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट सी। और सिंस द इमेज इज इन्वर्टेड, उल्टी है, ऑब्जेक्ट ऐसे थी, इमेज उल्टी है, इसलिए इन्वर्टेड इमेज बन रही है। एंड सिंस टू रेज आर एक्चुअली मीटिंग, इट इज अ रियल इमेज, ठीक है। फोर्थ कंडीशन हमारी है बिटवीन सी एंड एफ। सो बिटवीन सी एंड एफ अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फर्स्ट रूल क्या कहते हैं, पैरेलली अगर कोई रे जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस में तो इट विल पास फ्रॉम फोकस, हमने फोकस से पास कर दिया। आप सेकंड रूल छोड़िए, डायरेक्ट फोर्थ रूल अप्लाई कीजिए। फोर्थ भी अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड भी। फोर्थ रूल क्या है, अगर कोई भी रे पोल से इंटरसेक्ट हो रही है, पोल में जाके पड़ रही है, तो इट विल फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ है ना, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर ऐसे किया तो वी आर फॉर्मिंग एन इमेज देयर। तो देखो यहाँ पर दो चीज है, इमेज एक तो उल्टी बन रही है, सो इन्वर्टेड इमेज है। सेकंड, साइज ऑफ द इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है, तो एनलार्ज्ड इमेज बन रही है। थर्ड, इमेज कहां पर बन रही है, सी के पीछे बन रही है, तो बियॉन्ड सी, ठीक है। तो
रे डायग्राम बनाना बहुत इजी है, बट आपको वो चारों रूल अच्छे से समझ में आना चाहिए और ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि चारों में से कोई भी दो आप यूज करोगे तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। अच्छा, फिफ्थ केस क्या है, अगर फोकस पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कैसे बनेगी। देखो, फोकस पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, पैरेलल ऑब्जेक्ट, पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। और सेकंड आप क्या बना लो, फोर्थ रूल फॉलो करो, ठीक है। तो देखो, आपकी इमेज यहाँ पर कहीं पर इंफिनिटी में जाके ये दोनों मिलेंगी, ठीक है। बहुत दूर कहीं पर एक एक इमेज बनेगी, बहुत ज्यादा बड़ी, हाईली एनलार्ज, ठीक है, बहुत नीचे बनेगी कहीं पर। तो इमेज हमारी कहाँ बन रही है, एट इंफिनिटी, कहीं बहुत दूर। और कैसी है इमेज की साइज, क्या है, बड़ी है, ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी है, और रियल है एंड इन्वर्टेड है, ठीक है, उल्टी है ना, इसलिए इन्वर्टेड है। और रियल है बिकॉज दीज रेज विल मीट समवेयर, ठीक है। अब हमारा फोर्थ सिक्स्थ पॉइंट क्या है, सिक्स्थ कंडीशन है कि बिटवीन पी एंड एफ, पी कहां पर है, यहां पर, दिस इज पी। पी एंड एफ के अगर हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ये केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पी के अगर हम लोग इमेज लगाते हैं तो देखो पैरेलल जाके इट विल पास थ्रू फोकस, ठीक है। और फोर्थ लॉ या आप थर्ड लॉ भी यूज कर सकते हैं, रूल, लॉ नहीं रूल, कि सी से अगर कोई भी लाइन पास हो रही है तो इट विल गो बैक इन द सेम डायरेक्शन, ऐसे ही गया तो ऐसा जाएगा, यहाँ पर ये ऐसे और ऐसे। देखो ये दोनों रेस कहीं मिरर के पीछे जाके इमेज फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इमेज इज फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर। सेकंड कंडीशन, इमेज इज लार्ज, ये देखो इमेज बड़ी है ना, इमेज इज लार्ज, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट साइज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक कंडीशन है जहां पर हमें वर्चुअल इमेज मिलती है। वर्चुअल मतलब जहां पर रे एक्चुअली मीट नहीं होते, दे आर अपीयरिंग टू मीट। तो यहाँ पर अपीयरिंग टू मीट है, इसलिए वर्चुअल इमेज बनाते हैं, ठीक है। एंड इरेक्ट, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, इरेक्ट मतलब सीधा, जैसे कि जैसा, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन है, 6 कंडीशंस में कॉन्केव रेडियली डायग्राम, ठीक है। आप देखिए, रे डायग्राम पढ़ने के बाद हम लोग कॉन्केव मिरर के यूजेस कहां पर है, प्रैक्टिकल लाइफ में कहां पर यूज होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि फर्स्ट यूज है, टॉर्च लाइट में यूज होता है, व्हीकल हेडलाइट्स में यूज होता है, सर्च लाइट में यूज होता है। अब क्यों यूज होता है, इसका इंपॉर्टेंस आप देखेंगे तो रूल 2 और रे डायग्राम आपको बता सकता है कि क्यों ये व्हीकल लाइट्स में यूज होता है। देखो, अगर ऐसे टॉर्च ऐसे होता है ना, टॉर्च ऐसे, ये मान लो टॉर्च, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, फोकल पे टॉर्च का यहाँ पर मिरर होता है, ठीक है, ये मिरर है। एट फोकल लेंथ वी विल पुट अ बल्ब। तो हमें मालूम है कि कोई भी लाइट अगर फोकल से पास हो रही है तो इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये है। तो देखो, अगर ऐसे पास होगी तो इट विल गो पैरेलल, बट आप ये अज्यूम कीजिए कि यहाँ से स्टार्ट हो गया, बल्ब से स्टार्ट हो गया ना, यहाँ से स्टार्ट हुई और ऐसे पैरेलल हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई ऐसे पैरेलल हुई। देखो पैरेलल, कितनी सारी पैरेलल लाइंस एक अच्छा बीम आपको देगी, लाइट का बीम, ठीक है। इसलिए टॉर्च लाइट में, व्हीकल लाइट में और सर्च लाइट में ये यूज होता है, क्योंकि वहां पर ही हमें एक अच्छी लाइट चाहिए, पैरेलल शार्प लाइट चाहिए, ठीक है, नहीं तो हमें दिखेगा ही नहीं अच्छे से। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से इसे सर्च लाइट में यूज किया जाता है।
अब आप देखिए इसको शेविंग मिरर्स में यूज किया जाता है। तो शेविंग मिरर्स में क्या जरूरत है कॉन्केव मिरर की? ठीक है, देखो इसका इंपॉर्टेंस है। आप डायग्राम नंबर 6 याद कीजिए। ठीक है, आपने इमेज देखो, फोकल लेंथ यहाँ पर है, हम लोग ऑब्जेक्ट को एफ एंड पी के बीच में रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इमेज हमारी यहाँ पर बनती है बड़ी। ठीक है, जो कि वर्चुअल होती है एंड इरेक्ट होती है। ठीक है, तो जब भी हम लोग शेविंग करते हैं तो हम लोग एक मिरर को बहुत पास रख के करते हैं। ठीक है, और फोकल लेंथ उसका थोड़ा दूर होता है, इस तरीके से डिजाइन होता है। तो जब हम लोग उसको बहुत पास रखते हैं तो ऑब्वियसली एफ तो इधर कहीं पर होगा, दूर होगा। एफ एंड पी के बीच में ही रखा है हमने उसको, तो हमारी जो फेस का जो इमेज है वो बड़ा दिखेगा। अब जितना बड़ा दिखेगा उतना हम लोग बारीकी से अपनी शेडिंग कर सकते हैं, इसलिए हम लोग कॉन्केव मिरर यूज करते हैं। ठीक है, और एक और कंडीशन है पास रखने का, एक और इम्पोर्टेंस है। देखो बाकी सारे केसेस में इमेज जो भी कॉन्केव मिरर बनाता है वो इन्वर्टेड होती है, बट अगर हमें इन्वर्टेड इमेज मिलेगी शेडिंग करते समय तो हम तो कर ही नहीं पाएंगे, उल्टा सीधा हो जाएगा पूरा। इसलिए हमें ये करना पड़ेगा, 6th केस लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से शेडिंग मिरर्स में यूज होता है। ठीक है, अभी देखो सेम केस डेंटिस्ट, आपने देखा होगा डेंटिस्ट एक छोटा सा मिरर लेके रखते हैं, वो भी ऐसे दांत के अंदर लगाता है और दांत के ऐसे एरियाज में लगाता है ताकि उसको इमेज दिखे उसकी, जहां पर वो आंखों से नहीं देख पाता। तो वहां पर सेम कॉन्सेप्ट लगता है जो शेविंग मिरर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और लार्ज कॉन्केव फोर्थ यूज है, लार्ज कॉन्केव मिरर आर यूज्ड फॉर सोलर फर्नेस। देखो क्या होता है, बड़े बड़े ऐसे कॉन्केव मिरर होते हैं और यहाँ पर हीट चाहिए मान लो, तो सन जब आता है, सन की रेज ऐसे आके इस पे पड़ती है, तो बहुत बड़ा मिरर होता है इसलिए बहुत सारी रेज पड़ती है, तो यहाँ पर फोकल पे इतना ज्यादा हीट पैदा हो जाता है जो हम लोग यूज कर सकते हैं बॉइलिंग करने के लिए या इंडस्ट्रियल में जो भी यूज होता है उसके लिए। ठीक है, तो ये चारों यूज है, टॉर्च लाइट, वेरिकल लाइट, सर्च लाइट में यूज है। सेकंड यूज है सेविंग मिरर्स में। थर्ड यूज है डेंटिस्ट भी दांत को ऑपरेट करते समय यूज करता है। फोर्थ में यूज है कि सोलर फर्नेस के लिए लार्ज कॉन्केव मिरर यूज होते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर्स के इमेजेस के बारे में। ठीक है, रे डायग्राम्स के बारे में आप नोट डाउन कीजिए। तो आप मेरे को प्लीज कमेंट में और लाइक करके बताइए कि कितना आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। ठीक है, ताकि मैं और मोटिवेट होकर अच्छी अच्छी वीडियोस बना पाऊँ। अब हम लोग रे डायग्राम्स कॉन्वेक्स मिरर्स के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर दो ही कंडीशन है, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि सिर्फ दो कंडीशन क्यों है, बाकी कॉन्केव मिरर के जैसे अलग अलग कंडीशंस क्यों नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, हम लोगों ने एक कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर बनाया, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर बनाने के बाद हमें मालूम है इसका जो फोकस होता है वो मिरर के पीछे होता है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मिरर के पीछे होता है। ठीक है, अब हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है, इंफिनिटी पे, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इतना दूर होने के बाद हमारा फर्स्ट रूल क्या बोलता है, देखो अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो इट विल अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। ठीक है, तो ऐसे ही इसी ऑब्जेक्ट के लोअर पार्ट से भी कोई इमेज जा रही होगी, वो भी अपीयर्स टू डाइवर्ज थ्रू फोकस होगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी के पास रखते हैं, इंफिनिटी पे रखते हैं कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर के सामने, तो हमारी जो इमेज है वो हमें मिलती है फोकस पे। ठीक है, अब इतनी छोटी इमेज है तो हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंटेड इमेज। सेकंड बात, ये इमेज जो भी बन रही है ये है वर्चुअल इमेज, बिकॉज एक्चुअली दो रेज मीट नहीं हो रही, ये दोनों रेज दे आर अपीयरिंग टू मीट एट एफ, सो दैट इज व्हाई इट इज virtual image and it is erect.
ठीक है, इरेक्ट मतलब जैसे ये इमेज ऐसे है ना, ऐसे ही एफ पे भी बन रही है, बट बहुत छोटी बन रही है, इसलिए मैं बना नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है हमारी कि बियॉन्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, हमारा पोल है यहाँ पर। ठीक है, अब आप बोलोगे बाकी सारी कंडीशन की लग गई, कॉनकेव मिरर में तो इतनी सारी थी। देखो, सब इंपॉर्टेंट बात ये समझने की है कि इस मिरर का सी एंड एफ ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस इस साइड होता है। ठीक है, तो इस साइड नहीं है तो हम लोग कंडीशन ले नहीं पाएंगे। बाकी हमारे पास हम लोग मिरर के जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो मिरर के सामने रखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सी और एफ तो है ही नहीं, इसलिए हम लोग उसके बाद इंफिनिटी के बाद पोल तक कहीं भी ऑब्जेक्ट रखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर दो कंडीशंस क्यों है। चलो सेकंड कंडीशन पे फोकस करते हैं। अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, जिसका एफ एंड सी मिरर के पीछे होता है, कॉन्वेक्स मिरर का हरदम मिरर के पीछे होता है, तो हम लोग अगर ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने कहीं पर भी रखें, जैसे मान लो मैंने यहां पर रखा, तो इमेज कहां पर बनेगी? देखो, पैनल गई, इट अपीयर्स टू पास थ्रू, अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, तो यहां पर ऐसे। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है? देखो, आप ये वाली ले लो जो फोर्थ रूल है। ठीक है, तो यहां पर ये अपीयर्स टू गो फॉर लाइक दिस, तो इमेज हमारी यहां पर बन रही है बिटवीन P एंड F। ठीक है, अभी देखो बिटवीन P एंड F बन रही है और बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, और इमेज जो है ऑब्जेक्ट साइज से थोड़ी छोटी है, तो इसलिए हम लोग डिमिनिश बोलेंगे, छोटी। वर्चुअल है क्योंकि एक्चुअली दो रेज मीट नहीं कर रही, दे आर अपीयरिंग टू मीट। एंड इरेक्ट क्योंकि सेम एज इट इज, अगर हेड ऊपर है एरो हेड, तो यहां पर भी एरो हेड ऊपर है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि और थोड़ा इधर उधर करके दिखाओ, देखो हर केस में यही होगा। आप बिल्कुल पास में भी रख लो अगर ऑब्जेक्ट को, देखो यही ऑब्जेक्ट को आपने, ये एफ है हमारा, ये सी है, बाय द वे पी और एफ के बीच में जितना डिस्टेंस होता है उतना ही एफ और सी के बीच में होता है। ठीक है, याद रखने वाला पॉइंट है। देखो, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाई बिल्कुल पास, इसमें भी यही होगा कि इमेज फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी, और इसमें भी यही रूल फॉलो होगा, तो यहाँ पर भी इमेज हमारी यहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो आप कहीं भी रख लो मिरर के सामने, कॉन्वेक्स मिरर के सामने, आपको यही दो कंडीशन मिलेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के यूज के बारे में। ठीक है, आप तब तक ये नोट डाउन कर लीजिए। कॉन्वेक्स मिरर का यूजेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट यूज है कि व्हीकल्स के जो रियर व्यू मिरर होते हैं ना, जो पीछे देखने के लिए जो मिरर होते हैं हमारे साइड में, आपने देखा होगा बाइक के साइड में दो मिरर होते हैं, ऐसे ही कार के साइड में भी दो मिरर होते हैं, तो वो हमें क्यों यूज में आते हैं? कि ताकि हम लोग पीछे कौन कौन सा व्हीकल आ रहा है, कितनी स्पीड में आ रहा है, किस साइड मुड़ने वाला है, वो सब हमें पता चल जाए। तो उस उन मिरर्स में हमारा कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। अब आप पूछोगे कि क्यों कॉन्वेक्स मिरर है, क्यों? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्वेक्स मिरर हरदम इरेक्ट इमेज बनाते हैं। इरेक्ट मतलब अगर ऐसा है, एरो हेड ऊपर है तो एरो हेड ऊपर ही रहेगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो, अगर व्हीकल का किसी ने हेलमेट पहना है और रियल में हेलमेट हम लोग ऊपर पहनते हैं, अगर इमेज में हमको इन्वर्टेड दिखेगा, मतलब हेलमेट बंदा उल्टा सीधा दिखेगा, तो आपको बहुत कठिनाई होगी समझने में कि कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, लेफ्ट राइट बन जाएगा, पूरा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए रियर व्यू के लिए वो यूज होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात इसलिए भी यूज होता है क्योंकि देखो, कॉन्वेक्स मिरर बहुत ज्यादा एरिया कवर करता है। देखो कितना एरिया कवर कर रही है, यही कॉन्केव मिरर होता तो बहुत कम एरिया कवर कर पाता है, यहां से तो लाइट आ ही नहीं पाएगी।
है ना, तो ज्यादा एरिया कवर कर पाता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो हमें तो यही चाहिए, हमें हमें चाहिए कि हमें रोड के पीछे, हमारी गाड़ी के पीछे कितना सारा ट्रैफिक है वो पूरा पता चले जहां तक पॉसिबल है। तो ये दो प्रॉपर्टीज की वजह से हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। देखो आपने, और सेकंड यूज रोड सेफ्टी के लिए, आपने बहुत जगह देखा होगा, अगर एक रोड ऐसे है, ठीक है, ये रोड है, ये रोड है, तो यूजुअली यहाँ पर एक ऐसे बड़ा सा मिरर लगा देते हैं ताकि इधर से आने वाले को इस मिरर में दिख जाए इधर से कौन आ रहा है या इधर से कौन आ रहा है, और ऐसे ही इधर से आने वाले को भी दिख जाए कि इधर से कौन आ रहा है और इधर से कौन आ रहा है, ठीक है। तो रोड सेफ्टी में भी यूज होता है ये। थैंक यू। आप, आई होप कि आपको ये सारी वीडियोस पसंद आ रही है, तो आप मेरे को प्लीज कमेंट में और लाइक करके बताइए कि कितना आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, ठीक है, ताकि मैं और मोटिवेट होकर अच्छी अच्छी वीडियोस बना पाऊँ।